नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राम और शिव को लड़ाने वाले बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। पूरे देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुकी है। उनको हार साफ दिख रही है। मुद्दे से भटक गए हैं और कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। श्रमिक दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ श्रमिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनके साथ भोजन करने का मौका मिला। और मैंने उनसे बात की। यहाँ पर श्रमिकों को रोज 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है और इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार की थी और आज तक वो लगातार चल रहा है। सारे श्रमिक यहाँ पर सवेरे आते हैं और भोजन करते हैं और जहाँ भी उनको काम मिलता है चले जाते हैं। सीएम साय रायपुर के गांधी मैदान पहुंचकर श्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्रमिकों के साथ बैठक कर बोरेबासी भी खाया। इस दौरान बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा भी उनके साथ रहे। सीएम साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं। श्रमिकों के साथ भोजन करने का मौका मिला। यहाँ श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। रमन सरकार के समय यह शुरू हुई थी। भारत सरकार में 2 साल लेबर मिनिस्टर के रूप में काम भी किया। मैं गांव का रहने वाला हूं, श्रमिकों की समस्या को बेहतर समझता हूं। वो लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दूसरों को महल रहने के लिए देते हैं। वो लोग साइकिल में चलते हैं लेकिन दूसरों के लिए मोटर गाड़ी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए और रेल के लिए वो लोग पटरी और सड़क खड़ा करते हैं। ऐसे श्रमिकों को आज के इस दिन में नमन करता हूं। उन्हीं की बदौलत हमारा ये पूरा विकास टिका हुआ है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गाय की बीफ वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिव राम हो तो गौमांस हो नैरेटिव क्रिएट करती है। उन्हें लगता है कि वो बीजेपी को घेर रही है। ऐसा बयान सनातन विरोधी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि ना सूत न कपास लट्टम लठा वाली बात है। ये चुनाव जीतने के लिए देश भी बेच देंगे। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कितनों को लाभ मिलेगा, कितनी महिलाओं को ये पैसा देंगे। भूपेश बघेल जी या कांग्रेस कुल मिला के शिवराम हो या गौमांस हो या और भी कोई तरह की बातें हों, जो नैरेटिव क्रिएट कर रही है ना, वो भाजपा को घेर रहे समझते हैं ऐसी बयान करके। पर ये उनके सारे बयान जो है कुल मिला के सनातन विरोधी बयान है। भाजपा को घेरने की कोशिश में वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। न सर न पैर न पूंछ भूपेश बघेल जी बोल दे वो बात सही थोड़ी ना हो जाएगी। न सूत न कपास लट्ठम लट्ठी वाली बात है ये। इसमें कोई चुनाव जीतना है उसके लिए देश भी बेच देंगे चुनाव जीतने के लिए। उनको ये बताना चाहिए कितने लाख महिला है, कितने लोगों को देंगे, कितना बजट होगा, भारत का बजट कितना है। ये राहुल गांधी जी को अपने बयान में बताना चाहिए असली चीज। इसीलिए मैंने कहा सूत न कपास लट्ठम लट्ठी करके। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने अकलतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर चरणदास महंत, शिव डहरिया और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का शागिर्द बताया। साथ ही चरणदास महंत के लाठी मारने वाले बयान पर नितिन नवीन ने कहा कि महंत ने लाठी मारने का बयान देकर भूपेश बघेल से पुरानी दुश्मनी का हिसाब कर लिया। मोदी का डर है इसीलिए लाठी मारने की बात करते हैं। वोट की चोट से कांग्रेस को जनता लाठी मारेगी। इसके अलावा नितिन नवीन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव राम के बयान पर भी निशाना साधा। आप देख सकते हैं कि सारे वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन में शागिर्द बने रहे भूपेश
चाहे वो शिव डहरिया हो, चाहे वो चरणदास महंत हो। और चरणदास महंत ने तो कितने अपमानित तरीके से, कह सकते हैं आपत्तिजनक तरीके से, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहा, आज जनता उसको जवाब देने के लिए खड़ी। चाहे वो जागीर का इलाका रहे, चाहे कोरबा में, जनता उनको जवाब देने को खड़ी है। तो ये बिलासपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नहीं मालूम है कि नक्सली पैदा क्यों हुए, नक्सलियों के पैदा होने के पीछे आखिर कारण क्या है, इसे समझना चाहिए। अरविंद नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बंदूक के नोक से नक्सली समस्या समाप्त नहीं हो सकती। नक्सलियों को आज खत्म कर देंगे तो दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना संवाद के नक्सलवाद का खात्मा असंभव है। या राजनीतिक दल बनाना बहुत कठिन होगा। सवाल ये होता है कि जितना दुख दिया है अपने राजनीतिक जीवन में, इतने साल ईमानदारी से पार्टी में रहने के बाद ऐसा हो सकता है मैंने कभी जीवन में नहीं सोच सकता जो कांग्रेस के रिजिम में पिछली सरकार ये बहुत बड़ा है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, ट्राइबल लोग, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बोरेबासी दिवस मना रही है, तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी रायपुर में परिवार के साथ बोरेबासी का आनंद उठाया। सीएम साय के बोरेबासी खाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस की सभी मजदूर भाइयों को शुभकामनाएं। कांग्रेस कार्यकाल से मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा। मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाए। कांग्रेस की अपील कर भाजपा को सद्बुद्धि आई। मजदूरों के सम्मान में आपने बोरेबासी तो खाई। सभी लोगों को चिट्ठी भी लिखे कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाकर मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाएं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने बोरेबासी खाए, पूरे प्रदेश की जनता ने भी खाए। और मैं सुना हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोरेबासी खाए। बधाई, शुभकामनाएं। कम से कम एक कांग्रेस के अपील पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि तो आया कि मजदूरों के सम्मान में उन्होंने बोरेबासी खाई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा से स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता हेमंत शर्मा ने लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने इंडिया गठबंधन को सरकार बनने का दावा किया है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस मजबूत है, हम आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में हमें बड़ी संख्या में सीटें मिलने वाली है। आरक्षण को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो अभी तक कर लिए होते। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को रोक सकते हैं, इसीलिए रोक कर रखे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से माहौल अभी देख रहे हैं कांग्रेस के? बहुत अच्छा है, मजबूत है, हम लोग आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में हमें बड़ी संख्या में सीटें मिलने वाली। सर, आरक्षण को लेकर खूब बातचीत हो रही है। अमित शाह कोरबा में मौजूद हैं, उन्होंने फिर कही कि हमारे पास बहुमत है, अगर आरक्षण में छेड़छाड़ करना रहता तो कर लेते। नहीं कर सकते, अगर कर सकते होते तो कर चुके होते। अब जैसे आपके यहाँ इसी राज्य की वो फाइल रोक सकते हैं तो रोक रखिए। आरक्षण संशोधन वो जो विधेयक है उसको रोक रखा है ना, क्योंकि रोक सकते थे। लेकिन संविधान में संशोधन इस तरह से बदल नहीं सकते जब तक इनके पास 400 नहीं होंगे। शायद अमित शाह जी ने पढ़ा नहीं है। प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बार बार आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब मनोदशा उनकी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, चुनाव से भी बड़ा होता है, और उस पद की मर्यादा को रखना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी में वो नाकामयाब रहे। इंडिया गठबंधन की बन रही सर सरकार? बिल्कुल बन रही है, दावे के साथ कह रहे हैं हम आपको।
जी आइए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। कैमरामैन भूपेंद्र रिसाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी मेनका सिंह के लिए स्थानीय घोषणा पत्र का विमोचन किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि रायगढ़ लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की सड़कों का निर्माण करेंगे, साथ ही रायगढ़ में रेल टर्मिनल बनवाएंगे। सारंगढ़, सरिया और जशपुर क्षेत्र में रेल लाइन विकसित करेंगे। एयरपोर्ट सेवा के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। सारंगढ़ के हरदी हवाई पट्टी को छत्तीसगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का केंद्र बनाएंगे। सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं भी रायगढ़ में एम्स की स्थापना करेंगे। केंद्र में पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अन्य विषयों पे सरकार का ध्यान ज्यादा रहा है और इस कारण से देश में महंगाई चरम सीमा पे है। चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, चाहे रसोई गैस की बात करें, चाहे मिट्टी तेल की बात करें, चाहे खाने के तेल की बात करें, चाहे दाल की बात करें, सब के रेट आसमान छू रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस नेता और नेत्री राधिका खेड़ा के बीच विवाद हो गया। मामले में भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा का दिल को दुखाता हुआ सामने आया। कौशल्या माता की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता विचलित है तो हमारा मन भी दुखी होता है। छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा, यह मोदी की गारंटी और विष्णु देवसाय की सुशासन की गारंटी अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्त्राह फलाक्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं है वहां पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहाँ नारियों का सम्मान है वहां देवता रमनते हैं। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के विनाश से उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। राधिका जी, छत्तीसगढ़ में बाकी लोगों से आप सुरक्षित हैं, कांग्रेसियों से अपनी सुरक्षा निश्चित कर लीजिए। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर महादेव सट्टा केस के 2 आरोपी, कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दोनों आरोपियों की 4 मई तक रिमांड बढ़ाई है। जेल में बंद है ये आरोपी, जिसमें से भीम सिंह यादव और अमित अग्रवाल। ईओडब्ल्यू ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी। भीम सिंह यादव और अमित अग्रवाल से पूछताछ करेगी ईओडब्ल्यू। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू के रिमांड पर महादेव सट्टा केस के 2 आरोपी हैं। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 2 दिनों में आरोपियों को 4 मई तक रिमांड बढ़ाई है। हेमंत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। हेमंत, ईओडब्ल्यू को और 2 आरोपियों को रखने की मिल गई है परमिशन, रिमांड बढ़ा दी गई है। देखिए, अभिषेक महादेव एक केस को लेकर लगातार ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। एफआईआर के तहत कई गिरफ्तारियां हो चुकी है अभी तक, और इसमें पहले से कई जो आरोपी हैं वो जेल में बंद थे। ईडी ने उनको पहले गिरफ्तार किया था। चूंकि ईओडब्ल्यू अलग से जांच कर रही है, इसलिए सभी आरोपी से पूछताछ किया जाना है। और आज दोबारा पेश किया गया इन आरोपियों को, भीम सिंह और एक और जो आरोपी है, और दोनों की रिमांड फिलहाल बढ़ा दी गई है और 4 मई तक दोनों ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जी, लेकिन ईओडब्ल्यू को इससे क्या कामयाबी मिलेगी हेमंत? क्योंकि क्या पूछताछ में कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है? क्योंकि लगातार ईओडब्ल्यू कह रहा है कोर्ट से कि इनकी रिमांड बढ़ाई जाए, हालांकि बढ़ भी गई है, लेकिन क्या कामयाबी मिलेगी इससे? और देखिए अभिषेक, कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है काफी बड़ा है। कई सारे खुलासे इसमें होने हैं। लेकिन देखिए, इस पे सवाल ये भी उठ रहा है कि ईडी पहले ही इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन ईओडब्ल्यू में फिर एफआईआर की गई है।
क्या कुछ नया हासिल होता है वो देखने वाली बात हो गई, लेकिन कार्रवाई पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे थे रायपुर से, जहां पर ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आरोपी महादेव सट्टा ऐप के अभी 2 दिन और रहेंगे। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की 2 दिनों के आरोपियों को 4 मई तक रिमांड बढ़ा दी है। उनसे पूछताछ चल रही है। जेल में बंद है आरोपी भीम सिंह यादव और अमित अग्रवाल। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद लगातार यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। लेकिन देश में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद बीते 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। कांग्रेस को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बंपर जीत मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो जीत भी कोई असर नहीं डाल पाई और सीट बीजेपी के ही पास रही। इस बार कांग्रेस जीत का दावा जरूर पेश कर रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या आंकड़े कहते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। भारतीय जनता पार्टी की रेणुका सिंह 2019 में यहां से सांसद बनी। 2024 में बीजेपी ने सरगुजा से रेणुका सिंह का टिकट काटकर चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह से होगा। सरगुजा सीट पर पिछले 20 साल से बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रेणुका सिंह ने कांग्रेस की खेल साय सिंह 1,57,873 वोटों से हराया था। रेणुका सिंह को 6,63,711 यानी तकरीबन 52% वोट मिले थे, जबकि खेल साय 5,05,838 यानी तकरीबन 40% वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आशा देवी पोया रही थी। आशा देवी को तब महज 24,463 वोट मिले थे। 1952 में सरगुजा लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहां कई साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 से 1971 तक सरगुजा लोकसभा सीट पर लगातार कांग्रेस की जीत हुई। 1977 में यहां जनता पार्टी से सांसद भी चुने गए। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी इस सीट से जीत दर्ज करती गई, लेकिन 2004 से लेकर 2024 तक लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी वो जीत का दावा पेश कर रही है। बीजेपी को भले ही अपनी जीत पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस इस बार मुद्दों को छेड़कर अपने न्याय पत्र पर भरोसा जता रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जनता मुद्दों पर वोट करेगी और जीत कांग्रेस की होगी। यहाँ 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी थी। उस वक्त टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर थी। शायद इसीलिए सरगुजा के लोगों ने भी दिल खोलकर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की। लेकिन जब टीएस सिंहदेव सीएम नहीं बन सके तो शायद लोगों की उम्मीद भी टूटी और इसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने को भी मिला, जब लोगों ने स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया। मौजूदा चुनाव में भी मोदी का बड़ा चेहरा और राम मंदिर का फैक्टर ही गूंज रहा है। देखिए, पिछले 20 वर्षों से हर बार नए प्रत्याशी को खड़ा करके भाजपा यहाँ से जीतती आ रही है और विकास जो सरगुजा जिले में होना चाहिए वो सरगुजा के जनता के सामने है। हर बार इनका प्रत्याशी जिनको चुन के भेजते थे वो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ काम कर नहीं पाया, तो इन्होंने प्रत्याशी ही बदल दिया। इस बार कांग्रेस से शशि सिंह जी को मिला है। इस देश की आधी से अधिक आबादी युवा है, एक युवा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति, जो आधी आबादी आधा हक का जो नारा है कांग्रेस का, नारी शक्ति को इस बार टिकट मिला है। देखिए, यहाँ पर मोदी जी की तो सभा हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ का इकट्ठा किया गया था उस हिसाब से जो है किसी प्रकार का समझ से परे था भीड़। गांव से लोगों को सरपंच सचिव के माध्यम से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया गया था और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है
वो चिंतामणि महाराज को किसी प्रकार से नहीं चाह रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि सरगुजा से की जनता से कि ऐसे प्रत्याशी को कभी वोट देना ही नहीं चाहिए जो दल बदल करता हो। 7 मई को लोकसभा का इलेक्शन होना है, वोटिंग है उनके। तो जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, शामली से टिकट नहीं मिला तो भाजपा में आ गए और इसी शर्त पे आए थे कि मेरे को लोकसभा इलेक्शन लड़ना है। तो मैं सरगुजा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई ऐसे प्रत्याशी को चुने जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए पार्टी बदल रहे हैं। और उनका छवि क्या है वो सरगुजा की जनता जानती है अच्छे से। वो पहले लुंडा के लिए विधायक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ का सरगुजा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरगुजा में 2019 के लोकसभा चुनाव में 77% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार यानी 2024 में भी मतदाताओं में खासा उत्साह है और वो लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज्यादा जागरूक और तैयार नजर आ रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सरगुजा से अविनाश शुक्ला की रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व में सभी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर का संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल अनोखी पहल करने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके इसके लिए जो व्यक्ति 7 मई को उंगली में स्याही लगाकर अस्पताल के ओपीडी में परामर्श लेने आएगा उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। साथ ही अस्पताल में की जाने वाली ओपीडी जांचों में 25% की छूट भी दी जाएगी। संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया कि 8 मई से 12 मई तक विशेष छूट लोगों के लिए ओपीडी में रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 7 मई को मतदान है। अगर मतदान के दिन कोई अस्पताल में भर्ती होता है और उनके उंगली में स्याही लगा होता है तो उनसे उस दिन बेड चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर मेनन ने कहा कि आशा है कि हमारी ये पहल लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक होगी। हम भी निर्वाचन आयोग के इस महापर्व में सहभागी बनेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मतदान करने के लिए जाते नहीं हैं, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी के सहयोग के परामर्श से और हम लोगों ने एक ऐसी पहल की है कि संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति 7 तारीख को मतदान करेगा और अपने अंगूठे की स्याही आकर अगर हॉस्पिटल में दिखाता है तो उस दिन उनका कोई ओपीडी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर वो भर्ती होते हैं तो उस दिन का उनका बेड चार्ज फ्री रहेगा और इसके साथ ही सारी जांचों में 25% जो है छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो व्यक्ति 8 तारीख से 12 तारीख के बीच भी आते हैं तो उनको भी जो है ओपीडी शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी और जांचों में भी विशेष छूट दी जाएगी। तो एक और इसको देखते हुए हम लोग ने शरबत, नींबू पानी वगैरह ये सब का अरेंजमेंट किया है जिससे बूथ पे जाएं लोग, सिटिंग अरेंजमेंट भी अपनी तरफ से करवाएं। लाइन में लग के लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, पानी, नींबू पानी, रसना ये सब की व्यवस्था रहेगी जिससे डिहाइड्रेट होकर लोग जो जाना नहीं चाहते हैं वो भी जाएं, अपना घर छोड़ के निकलें, वोटिंग करें। नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सलियों की पहचान हो गई। 10 में 2 डीवीसीएम जोगन्ना और विनय उर्फ अशोक शामिल हैं। दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख का इनाम था। घटनास्थल पर माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सोनू उर्फ वेणुगोपाल भी मौजूद था। पोलित ब्यूरो को टारगेट करते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया था। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।